enjoy. Sabya ma'am, good afternoon. You can join, ma'am. I'm leaving. हेलो हेलो हाँ सबिया मैम, आपको होस्ट बना दिए मैम. यू कैन कंटिन्यू मैम. ठीक है मैम. ओके मैम. ओके मैम, वेट करूँ क्या मैम? अभी बच्चे पूरे नहीं आए, वेट करती हूँ 1-2 मिनट. हाँ मैम, बिल्कुल वेट करिए आप जब चाहे, जब बच्चे आने के बाद क्लास ले लीजिए. ओके मैम, ओके बाय. हाँ बाय मैम, बाय बाय. Bye, man. Thank you. हाँ, तुम्हें साथ में जाना, एडमिट करके जाना. इनको एडमिट नहीं करे ना. एक मैसेज डालूंगा. ज्वाइन कर रहे बच्चे. बोली मैं आपको क्या है, थोड़ी देर में बोली सब बैंड से बोल रहा है, बुला रहे थे भगा दे रहे थे. नहीं, शाम तक 8 बजे तक आ जाते. बयान तो ज्वाइन करना तो क्लास. यहाँ पे एडमिट बोल ना, क्लिक कर देना, उसको बंद ही नहीं रखो. खोल कर बैठ जाओ. अब मैं कौन है बोलो, गर्ल्स को ज्वाइन कर दो. हेलो गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम. हेलो. मैम. अस्सलाम वालेकुम. हो गए माँ, पूरे ज्वाइन हो गए? ओनली 3 गर्ल्स? यस मैम. हाँ, वाई माँ? डोंट नो. I am waiting. Okay, only 2 minutes. Start class. Okay. Okay. Okay मैम. Okay. हो गए 5 है और 3 गर्ल्स का है. पूछो कहाँ है. हेलो. और 3 गर्ल्स और कहाँ हैं मैम? हेलो. एब्सेंट माँ. आयशा कलीम प्रेजेंट. हाँ प्रेजेंट. आयशा कलीम. अभी और 3 गर्ल्स एब्सेंट बता रहा ना. स्टार्ट करेंगे हम. स्टार्ट करेंगे. हाँ, स्टार्ट करेंगे. हेलो. जी मैम. हाँ, आ रही मेरी आवाज? हाँ मैम, आ रही. हाँ, तो स्टार्ट करेंगे ना? हाँ मैम, कर देंगे. रेडी? हाँ, रेडी रेडी. ओके. हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम? नज़म तौहीद पढ़ रहे थे.
ओके माँ, हम क्या पढ़ रहे थे? तौहीद नज़म पढ़ रहे थे ना? यस, हेलो गर्ल्स। हाँ, तो तौहीद नज़म पढ़ रहे थे हम। पहले पूरी नज़म रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को खुलासा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? हाँ, तो हम तीन बंद पढ़ लिए थे उसके, 1 2 3, हाँ 3 बंद पढ़ लिए थे। और एक देखिए 4th वन है। अपन पहले पूरी नज़म पढ़ाने के बाद में मैं खुलासा एक बार फिर से आप लोगों को बोल देती हूँ, ठीक है? अब नज़म देखिए। जाता है हरम में कोई कुरान बगल मार, कहता है कोई वीर में पोती के समाचार, पहुंचा है कोई पार, भटकता है कोई दार, बैठा है कोई ऐश में, फिरता है कोई जार, आजीज़ी कोई बेकस, कोई लठमार, मुफलिस कोई नादर, तवंगर कोई रासदार जरदार, जख्मी कोई मान, कोई अच्छा कोई बदकार, जब गौर से देखा तो उसी के हैं सब इसरार, हर आन में हर बात में हर ढंग में पहचान, आशिक है तो दिलबर को हर एक रंग में पहचान। तो क्या बोल रहे, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं वो सारे लोगों के बारे में शायर बताना चाह रहे हूँ। कोई अच्छा है, कोई बदकार है, कोई सही है, कोई मुफलिस है, कोई पैसे वाला है, कोई गरीब है, सारे तरह के लोग रहते ना दुनिया में, वो सारे लोगों के बारे में बोल रहे। इसमें ज्यादातर फारसी वर्ड्स यूज हो रहे, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि अपने को सिर्फ खुलासा लिखना है, वो भी अपने अल्फाज में लिखना है। तो और एक बंद पढ़ेंगे हम। है कोई दिली दोस्त, कोई जान का दुश्मन, है ना? दुनिया में बदमाशी भी है और कोई लोग चाहने वाले भी है। बैठा है पहाड़ों में कोई, फिरता है बन 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 बोले तो जंगल जंगल, कोई जंगल जंगल फिरने वाला है, कोई पहाड़ों में, और कोई अपनी अपनी जगह पे सब कायम है। माला कोई जपता है, कोई शौक में समरन, छोड़े है कोई माल, समेटे है कोई धन, निकले है जवाहर के कोई पहन के अबरन, लौटे है कोई खाक में दर्द के मलातन, जोगी कोई भोगी कोई उगी कोई सौगन, जब गौर से देखा तो उसी के हैं ये सब फन, हर आन में हर बात में हर ढंग में पहचान, आशिक है तो दिलबर को हर एक रंग में पहचान, सर्दी कहीं गर्मी कहीं जाड़ा कहीं बरसात। सुन रहे ना गर्ल्स? हेलो? यस हाँ यस मैम। हाँ, तो क्या यानी दुनिया में कितने किस्म के मौसम आते हैं, वो मौसमों के बारे में भी शायद कहना चाह रहा है। हाँ, कहीं पे सर्दी रही तो कहीं पे गर्मी। अब हमारे पास सर्दी है तो अदर ममालिक में गर्मी रहती। सर्दी कहीं गर्मी कहीं जाड़ा कहीं बरसात, दोज़ख कहीं बैखंड कहीं अर्जो समावात, हूरे कहीं गुलामा कहीं परियां कहीं जिन्नात, और ओजड़ कहीं बस्ती, ओजड़ बोल तो बिल्कुल कोई भी नहीं रहती, ओजड़ कहीं बस्ती कहीं जंगल कहीं देवार, तारे कहीं सूरज कहीं बिरज और कहीं दिन रात, जब गौर से देखा तो उसी के हैं तिलिस्मात, हर रंग हर आन में हर बात में हर ढंग में पहचान, आशिक है तो दिलबर को हर एक रंग में पहचान, बच्चे है जवाहर कोई जर से मुतला रंग, मारे कोई पारे कोई बनावे कोई मरघांग, देता है कोई हाथ से लेता है कोई मांग, मोहताज कोई कुव्वत का रखता है कोई दांग, ठहरा है कोई चोर लगाता है कोई थांग, मिलता है कोई पोस तो छाने है कोई भांग, घंटा है कहीं झांझ का संग कहीं मांग, जब गौर से देखा तो उसी के हैं ये सब सॉन्ग, हर आन में हर बात में हर ढंग में पहचान, आशिक है तो दिलबर को हर एक रंग में पहचान, नारी कोई बारी कोई खाकी कोई आबी, सूफी कोई जाहिद कोई
बदमस्त शराबी, बातें कोई बैठा कोई करता है किताबी, पीता है कोई कैफ कोई मैं की गुलाबी, मारे है जटल कोई कहीं जेब है दाबी, सच्चा कोई झूठा है कोई रिंद शराबी, काला है कोई गोरा कोई पीला कोई आबी, है उसी ही की कुदरत के ये सब लाल गुलाबी, हर आन में हर बात में हर ढंग में पहचान, सुन रहे हैं आप लोगों को आ रही है आवाज? Yes, ma'am. हेलो? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। हाँ, ओके। तो क्या बोल रहे, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, सिर्फ ये बताना चाह रहा शायर इसमें, ठीक है। हाँ, काला कोई गोरा कोई पीला कोई आबी, हाँ, है उसी की कुदरत के ये सब लाल गुलाबी, हर आन में हर बात में हर ढंग में पहचान, आशिक है तो दिलबर को हर एक रंग में पहचान, क्या हुस्न कहीं पाया है अल्लाह ही अल्लाह, क्या इश्क है छाया है अल्लाह ही अल्लाह, क्या रंग है रंगवाया है अल्लाह ही अल्लाह, क्या नूर ये झुमकाया है अल्लाह ही अल्लाह, क्या धूप है क्या साया है अल्लाह ही अल्लाह, क्या महर है क्या माया है अल्लाह ही अल्लाह, क्या ठाठ ये ठहराया है अल्लाह ही अल्लाह, क्या भेद नजर आया है अल्लाह ही अल्लाह, हर आन में हर बात में हर ढंग में पहचान, आशिक है तो दिलबर को हर एक रंग में पहचान। तो ये तो हो गई उनकी नज़म। ये नज़म अपने को नज़म लिखना नहीं है, नज़म का सिर्फ अपने को खुलासा लिखना रहता। नज़म तौहीद का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता। आप ये क्वेश्चन लिख लो, कैसा आता मालूम, आंसर आपको खुलासा एक ही रहता, जिसमें अपने को थोड़ा सा नज़ीर अकबर आबादी का इंट्रोडक्शन कर देना है अपने को थोड़ा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, नज़म का खुलासा। नज़म का खुलासा कैसा लिखना, मैं आपको भेज दूं बोल तो भेज देती हूँ, ठीक है, या नहीं तो अब आप लोग गाइड वगैरह ले लिए तो उसमें रहता खुलासा, ठीक है, ठीक है ना। मैम आपके रिटर्न नोट्स चाहिए। रिटर्न नोट्स होना है आप लोगों को? यस जी, हाँ, वो तो मैं देती हूँ, कॉलेज में आते ना तो मैं आप लोगों को वो सारी चीजें दे देती हूँ। ओके, तौहीद, नज़म तौहीद में अपने को खुलासा कैसा लिखना है मैं बता रही हूँ, थोड़ा आप लोग सुन लिए तो भी काफी है आप लोगों को। हाँ, पहले अपन खुलासा लिखने से पहले थोड़ा सा नज़ीर अकबर आबादी का इंट्रोडक्शन लिखना, जैसा कि नज़ीर अकबर आबादी नाम सैयद वली मोहम्मद तखल्लुस नज़ीर के नाम से मशहूर हुए, और वो एक अवामी शायर थे। अवामी शायर बोले तो शायर आम लोगों में बैठ के शेर व शायरी करने वाले को हम अवामी शायर कहेंगे, ठीक है। उन्होंने अवाम के तजुर्बात मुशाहिदात को अवाम की जुबान में नज्म किया, क्या है, पूरे लोगों में देखे बैठे और वही चीजों को नज्म में नज्म किया। इनके कलाम में आम हिंदुस्तानी जिंदगी की झलकियां मिलती हैं, यानी हिंदुस्तानी लोगों के झलकियां इनके कलाम में नजर आती हैं। उन्होंने अवाम की फरमाइश पर नज़में कही, इसलिए इनके कुलियात में होली दिवाली क्या क्या रहता, देखिए इनके पास, होली दिवाली रोटी पैसा बखल मुफलिसी खुशामदी आदमी नामा बंजारा बंजारा नामा जैसे मौज़ूआत पर नज़में मिलती हैं। यानी ये चीजों को उन्होंने नजरों में रख के क्या करें, नज़में लिखी। जैसा होली का त्यौहार कैसा मनाते, वो है त्यौहार को देख लेके इन्होंने क्या करे, उसके ऊपर नज़में लिखना शुरू कर दिए। दिवाली में क्या क्या होता है, दीप लगाते, क्या क्या करते वो लोग, उसको देखे और वो भी नज्म में नज्म कर दिए। पैसे के बारे में बखल यानी कंजूस लोग कैसे रहते, मुफलिस लोग कैसे रहते, खुशामदी करने वाले लोग कैसे रहते, ये सारे चीजों को इन्होंने अपनी नज्मों में नज्म किया और अपने तक पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है। क्या करे इन्हों अपने पूरे नज़मों में ये मौज़ूआत को ले लिया, जिसमें उन्होंने हयात और कायनात की सच्चाइयों को इस खूबी से पेश किया जो इंसान के दिल पर गहरा नक्श छोड़ती हैं। तो अब इन्हों क्या करें, नज़्म तौहीद में भी इसी तरह से लिखे। तो अपने को क्या लिखना है, नज़्म तौहीद का खुलासा तहरीर कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आता आपको।
हाँ, नज्म तौहीद में नजीर अकबर आबादी के ख्यालात को जाहिर कीजिए, ऐसा था। कोई भी रहो, एक ही आंसर लिखना रहता आपको, उसका खुलासा। किसका? नज्म रोटी का, नज्म तौहीद का खुलासा। नज्म तौहीद में नजीर अकबर आबादी ने जिंदगी के बेशुमार हकीकतों के जरिए अल्लाह ताला की वहदानियत को पेश किया है। नज्म के 9 बंद कायनात की हर शय का अहाता करते हैं, यानी 9 बंद में भी वो दुनिया में क्या क्या हो रहा वो हालात को बयान कर रहे हैं, और इस फिक्र की दावत देते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा की कार फरमाई मौजूद है। अल्लाह ताला ही करते ना, जो भी करते, अच्छा करते बुरा करते, जो भी करते अल्लाह ताला ही करते बोल के उन्होंने फरमा रहे। नज्म की इब्तिदा करते हुए नजीर कहते हैं, नजीर अकबर आबादी कहते हैं कि अल्लाह ताला ना सिर्फ इंसान के दिल में मौजूद होता है, बल्कि कायनात की तमाम चीजों में नजर आता है, दिखाई देता है। ठीक है, हर बाग, चमन, बियाबान, कोहिस्तान में इसके जलवे नजर आते हैं। हर रंग बेरंग, रंगीन चीजों में, बेरंग चीजों में, नौरंग चीजों में, हर जगह अल्लाह का जलवा नजर आता है, इनका कहना है। ठीक है, नौरंग में भी इनका जलवा नजर आता है। आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं इसको चेंज करके। मुख्तलिफ मकामात, ममालिक, हर राह में इनका साथ रहता है। हर अज़्म व इरादे में, अमन जंग में शामिल रहता है। हर बात में, हर ढंग में, यानी हमारे हर अंदाज में अल्लाह ताला का किरदार नुमाया छुपा हुआ रहता है। हम जाहिर नहीं करते, लेकिन वो अल्लाह ताला ही करवाते हैं सब। हर ढंग और हर लम्हा से इसकी कुदरत उजागर होती है। लिहाजा जो अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हैं वो अल्लाह ताला के जलवे चीज में ढूंढ लेते हैं, हर चीज में ढूंढ लेते हैं। अल्लाह ताला के जलवे हर चीज में ढूंढ लेते हैं, उसको गहराई से मुताला करे तो हमको नजर आता है। और नजीर कहते हैं कि जिस तरह फल फूल शाख की खूबसूरती अल्लाह ताला की हसीन तख्लीक मालूम होती है, उसी तरह हर अदना, आला, हाकिम, महकूम, यानी गुलामों, नौकरों, ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, बादशाहों, ठीक है, जालिम, मजलूम भी अल्लाह ताला की ही मखलूक है। यानी चोर, लुटेरे, बदमाश, वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है, और नेक सिफत जो इंसान होते हैं वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है। अल्लाह ताला की ही मखलूक है। जालिम और मजलूम अल्लाह ताला की मखलूक हैं। इनके मुख्तलिफ दर्जात पर गौर किया जाए तो ये भी अल्लाह ताला की मसलियत मालूम होती है। यानी अल्लाह ताला किसी को नेक बना देते हैं, किसी को बद, किसी को चोर, किसी को लुटेरे, इस तरह। ठीक है, नजीर इंसान के रंज व गम, खुशी, कामरानी, तकलीफ, राहत, तवंगरी, मुफलिसी, फायदा, नुकसान में भी अल्लाह ताला के इसरार महसूस करते हैं। और कहते हैं जो अल्लाह ताला का आशिक है वो इंसान की हर चाल व अदा से अल्लाह ताला की निशानियों को ढूंढ लेता है। अल्लाह ताला की मखलूक में नेक और बद, हर तरह के लोग हैं ना दुनिया में, नेक है, बद है, अच्छे है, खराब है, हर तरह के लोग हैं। ठीक है, बाज लोग कैसे रहते, एकदम नेक सिफत रहते, लोगों की हमदर्दी करने वाले रहते। बाज लोग बदमाश रहते, बाज लोग कैसे भी रहते, और दुनिया में काले गोरे हर तरह के लोग होते। बाज लोग सेहतमंद रहते, बाज लोग बीमार रहते। तो यहाँ पर भी शायर का कहना है कि नेक, बद, दोस्त, दुश्मन, पंडित, दरवेश, बीमार, सेहतमंद और हिंदू, मुस्लिम, गर्ज, हर किस्म के लोग मौजूद हैं। शायर कहते हैं कि हर फेल और अमल से आशिक अल्लाह ताला को याद करता है। नजीर कुदरती अनासर पर गौर करते हुए कहते हैं कि दिन रात, सूरज, चांद, तारे, जमीन, फलक, आसमान, समंदर, हूर, परी, जिन, शैतान, जंगल, बियाबान, सख्ती, राहत और आसमानी हादसात क्या है ये, राहत, आसमानी हादसात सब अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हैं। ये सब अल्लाह ताला की बेपनाह ताकत और कुव्वत के मजहर करते हैं, और ये आशिक को अल्लाह ताला का तिलस्म दिखाते हैं।
نذیر نے اس دنیا کے ہر شخص جنگل بیاباں سختی راحت اور آسمانی حادثات سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی بے پناہ طاقت اور قوت کے مظہر کرتے ہیں اور یہ عاشق کو اللہ تعالیٰ کا طلسم دکھاتے ہیں. نذیر نے اس دنیا کے ہر شخص کا جائزہ لیا ہے اور کہا ہے کہ دنیا کے انسانوں میں کالے گورے سچے جھوٹے جاہل عالم مرد اور صوفی زاہد رند شرابی چور لٹیرے زاہد رند شرابی چور لٹیرے سبھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کھیل و تماشے معلوم ہوتے ہیں. آخر بند میں نذیر اکبر آبادی نے اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت قدرت و مصلحت کو حسن و عشق رنگ و بو دھوپ سایہ مہر و وفا میں دکھایا ہے اور انسانیت دلکش انداز میں اللہ ہی کہہ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پیش کیا ہے. یعنی یہ سب جو کچھ بھی کرنے والے ہیں سب کا سب اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے کہہ کر بتایا اور یہ بتایا ہے کہ کائنات کے سارے ٹھاٹ اللہ تعالیٰ کی دین ہیں اور خود نذیر کے وجود میں بھی اللہ تعالیٰ کا منشا پوشیدہ ہے. اس طرح نذیر نے کئی مثالوں کے ذریعے توحید وحدانیت کو پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہی گہرائی اور باریک بینی سے کام لے کر اس کے راز و اسرار کو ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے اپنا توحید کا خلاصہ. توحید میں کیا کہنے کی کوشش کرے نذیر اکبر آبادی. ٹھیک ہے نا گرلز, یہ اتنا خلاصہ ہے. میں آپ کو نوٹس بول تو بعد میں بھیجتی ہوں. آج ہم پڑھے توحید, ایک نظم ہو گئی, ایک غزل ہو گئی. اب نیکسٹ مضمون ہوا اپنے پاس حکایت تالاش. ایک ڈرامہ ہے اپنے پاس تالاش, اس کا انٹروڈکشن پڑھیں گے. پھر اس کے بعد کل کے لیے چھوڑ دیں گے تھوڑا سا. تالاش بھی امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا ہے. امتیاز علی تاج, اوکے, امتیاز علی تاج نکالے. آپ لوگ بکس ریڈر لیے؟ یس میم لے لیے. ہاں, امتیاز علی تاج اپنے میم پاس آپ ایک واٹس ایپ ڈرامہ پہ ہے. سینڈ نہیں کرے کون سی ریڈر اور گائیڈ لینا؟ اچھا نہیں ملا آپ کو, میں آج کر دیتی ہوں. ہاں اچھی بات ہے, آج کر دیتی ہوں. میں واٹس ایپ پہ آپ کرے بھیجی تھی تو ہم کسی لوگ کو, لے عائشہ لیتے. کلیم کے پاس. اوکے اوکے اوکے, ہاں عائشہ کلیم کو میں ریڈر سینڈ کری تھی شاید. میرے پاس ایک, آپ لوگ نا سپریٹ واٹس ایپ پہ ایڈ کر لو. واٹس ایپ پہ میں وہ کر دیتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میم. ہاں جی میم. آج اپن کیا کریں گے, یہ ایک ڈرامہ ہے امتیاز علی تاج کا لکھا ہوا, تلاش نام ہے اس کا ڈرامے کا. ٹھیک ہے, آج سن لو خالی. پرسوں میں بکس بولنے کے بعد میں بکس لے لینا آپ لوگ, میں بھیجتی ہوں آج. ٹھیک ہے, آپ لوگ اگر کچھ ڈاؤٹ آ رہا تو واٹس ایپ پہ بھی بات کر سکتے. کیا جی میم. اوکے گرلس, ہاں واٹس ایپ پہ بھی اگر آپ لوگوں کو کچھ ڈاؤٹس دکھ رہے تو واٹس ایپ پہ بھی بات کرو ماں میرے سے. ٹھیک ہے, جی کچھ بھی میم. چاہیے تو آپ لوگ. اوکے ماں, تو ابھی آپ لوگ سنیے ڈرامہ. امتیاز علی تاج کا اپن پہلے اس میں سے پڑھیں گے, پھر میں آپ کو خلاصہ سمجھاتی ہوں. ٹھیک ہے, تو امتیاز علی تاج کا تھوڑا سا انٹروڈکشن سن لیجیے. آج امتیاز علی تاج کا خاندان اصل میں سہارنپور کا تھا. کہاں کے رہنے والے تھے امتیاز علی تاج؟ سہارنپور. اپنے الفاظ میں بالکل سیم ٹو سیم لکھنا نہیں رہتا اپنے کو. اپن پہلے پڑھ لینا, اس کو ہم جیسا چاہے توڑ موڑ کر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سہارنپور کے رہنے والے تھے کون؟ امتیاز علی تاج. اوکے, ان کے والد ممتاز علی لاہور گئے اور وہاں سے تعلیم نسواں کے سلسلے میں مختلف کتابیں اور رسالے تہذیب نسواں نکالا.
निस्वां बोले तो औरतों की तालीम, ठीक है, औरतों की तालीम। और एक रिसाला निकाला जिसका नाम क्या है, तहजीब निस्वां। इनकी एक किताब का नाम है तहजीब निस्वां। आप लोग अंडरलाइन कर लेना, बाज़ वक्त पूछता है ऐसा। हम निकाला, ताज को बच्चों के अदब से गैर मामूली दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने दारुल इशाअत के जरिए उर्दू जुबान और अदब की गैर मामूली खिदमत अंजाम दी। ताज का मशहूर ड्रामा अनारकली, इम्तियाज अली ताज का मशहूर ड्रामा क्या है, अनारकली, जिसको पिक्चर भी बनाया गया। हमारे बहुत सारे अफसानों नावलों के ही पिक्चर्स ड्रामे वगैरह बनते हैं। अनारकली भी पहले ड्रामा बना, फिर उसके बाद आप लोग सीरियल वगैरह देखते होंगे तो अनारकली वो उन्हीं का लिखा हुआ है, वही ड्रामे को दोहराया जाता। ठीक है, तो ड्रामा अनारकली किसका लिखा हुआ है, इम्तियाज अली ताज का लिखा हुआ है। थोड़े चीजें याद रख लेना उर्दू वाले हमेशा के लिए। उर्दू अदब में खासी की चीज है। इस ड्रामे को बजा तौर पर ताज का शाहकार कहा जाता है। ये हकीकी मानों में शानदार अदबी कारनामा है और उर्दू ड्रामे की तारीख में एक नुमाया और अहम संगमेल का दर्जा रखता है। ताज ने चचा छगन के नाम से एक किताब लिखी जिसमें चचा छगन के मुख्तलिफ हरकतों और आदतों को बड़े दिलचस्प अंदाज में लिखा गया है। शख्सियत का दिलचस्प या मुजाहिका खैज होना कोई ऐसी बात नहीं, अलबत्ता इनको लफ्जों के जरिए सामने लाकर रख देना और इस खूबी के साथ संजीदा से संजीदा आदमी भी इसे पढ़कर हंसने से बाज ना रह सके। और उर्दू अदब में ताज की ये किताबें बड़ी अहमियत रखती हैं। ये तो हो गया ताज का इंट्रोडक्शन में उन्होंने यानी हसने हसन मिजानिगार भी कहा जाता है किसको, इम्तियाज अली ताज को। तो अब अपने पास सिलेबस में है खुशिया जैदी। हाँ, इन खुशिया जैदी, हाँ, तलाश नाम है उसका ड्रामे का। खुशिया जैदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर की कर्नल बशीर हुसैन जैदी की बीवी थी। ठीक है, आपने जिंदगी का अहम हिस्सा नई दिल्ली में गुजारा। इनके अदबी जिंदगी की इब्तिदा बच्चों की किताबों से हुई जिनमें गांधी बाबा की कहानी बहुत मकबूल हुई। इनका पेशा लफ्ज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। इस पर हुकूमत हिंद ने इन्हें इनाम भी दिया था। उन्होंने बच्चों के लिए मुतअद्दिद ड्रामे लिखे, लेकिन जल्द ही बच्चों के अदब के साथ इन्हें ड्रामा निगारी का शौक हुआ और ये शौक इस हद तक बढ़ गया कि आपने चंद अहबाब की मदद से दिल्ली में हिंदुस्तानी थिएटर्स की बुनियाद रखी और तन मन धन से इस काम में लग गई। इस थिएटर के जरिए बेगम जैदी ने मुतअद्दिद ड्रामे पेश किए जो दिल्ली के अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दिखाए गए। इन्हें अवाम ने बेहद पसंद किया और इन ड्रामों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी खराज तहसीन हासिल किया। बेगम जैदी के ज्यादातर ड्रामे मशरिक और मगरिब के अहम ड्रामों से माखूज हैं। उन्होंने इन ड्रामों में हिंदुस्तानी माहौल को इस खूबी से मुंतकिल किया कि इस पर असल का शुबा होता है, यानी वो ड्रामा नहीं है बल्कि हकीकत में हो रहा है, इस तरह नजर आता है। इनकी जुबान सादा और मकाली में चुस्त होते हैं। बेगम जैदी की एक खुसूसियत ये थी कि जब वो किसी ड्रामे को उर्दू में अपनाने का ख्याल करती तो चंद रोज में अपने अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा कर लेती कि गोया इसी माहौल में सांस ले रही हैं। इस ड्रामे से मुताल्लिक तमाम चीजें पढ़ रही हैं और वो जिस लगन से अपने अदबी काम करती थी वो काबिले रश्क था। और महीनों की रियाजत के बाद मुकम्मल किया।
यूं तो शकुंतला के तर्जुमे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन बेगम जैदी का तर्जुमा मुनफरिद है, यानी सबसे अलग है, यानी सबसे अलग है। अभी उर्दू अदब में इनके कामों का पूरे तौर पर जायजा नहीं लिया गया है। हेलो गर्ल्स, आ रहा आपको? सुने? यस मैम। हाँ, खाली सुन लीजिए, फिर जी, मैं खुलासा मैम। शॉर्ट करके बोलती हूँ। हाँ, यूं क्योंकि यहाँ पर करंट चले गया, कुछ प्रॉब्लम आया तो मेरे को बोलिए आप लोग। इनकी बहुत सी किताबें अभी शाये नहीं हुई हैं, लेकिन जब ये काम होगा तो हमें मालूम होगा कि उन्होंने इतने थोड़े से अरसे में कितना काम किया। बेगम जैदी ने इम्तियाज अली ताज की मशहूर किताब चचा छक्कन के 4 पर कुछ मिस्टेक आ रहा, चचा छक्कन के 4 दोहों को ड्रामे की शक्ल दी। 4 दोहों की ड्रामों की शक्ल दी, यानी 4 चीजों को ड्रामों की शक्ल दी। तलाश इसका एक रूप है। ये चारों ड्रामों से अक्सर स्कूलों में स्टेज भी किए जाते हैं, यानी चचा छक्कन के जितने भी ड्रामे हैं वो स्कूल कॉलेज ड्रामा, मालूम ना अपन ड्रामा किसे कहते हैं माँ? गर्ल्स कोई बोल सकते हैं ड्रामा किसे कहते हैं? जी ड्रामा, मैम। कोई भी चीज करके दिखाने का नाम ड्रामा है। तो आप लोग भी स्कूल लेवल में जब रहते थे तो स्कूल में भी ड्रामे होते थे ना, तो चचा छक्कन के ड्रामे भी बहुत मशहूर है, जो स्टेज शो किए जाते थे। चचा छक्कन के ड्रामे स्टेज शो स्कूलों में कॉलेजों में भी किए जाते थे। तो अब यहाँ पर हमको ये तो मिला इनका इंट्रोडक्शन 2 में। अब हम इनका एक ड्रामा देखेंगे जिसका नाम है तलाश। किरदार में देखो, ड्रामे को कैसा देखना, हम ऐसा देख रहे जैसा महसूस करना। किरदार कैरेक्टर होते हैं ना, इन लोगों में कितने कैरेक्टर है तलाश में देखेंगे हम। तलाश में कुल कैरेक्टर है ये, यानी कितने हैं? एक है चचा, आ गया समझ में? एक चचा, एक चाची, वधु, छटन, बन्नू, अम्मा जी, बिंदु, खान साहब, इतने लोगों के ऊपर ड्रामा घूम रहा अपना। ठीक है, अब इसमें इतने लोगों में देखिए, फर्स्ट वन है किरदार में एक मुलाजिम भी है। ठीक है, फर्स्ट वन मुलाजिम बोले तो एक चारपाई, अपन ऐसा देखना ड्रामे को ऐसा आंखों से देख रहे जैसा महसूस करना। तो दालान में एक चारपाई रखी हुई है, यानी एक छोटा सा पलंग बिछा हुआ है, एक तख्त जिस पर मैले कपड़े रखे हैं, 2 कुर्सियां हैं, दो छोटी मेजें, सुराही वगैरह हैं। फर्श पर कागज का चिट्ठियां और रस्सी के टुकड़े पड़े हैं। ठीक है, पिछली दीवार में एक दरवाजा है जो गुसल खाने में खुलता है। हाँ, दाएं हाथ का दरवाजा बावर्ची खाने को बाएं का बाहर जाने का है, जाता है। सामने दीवार पर एक रबड़ की थैली लटकी हुई है। हाँ, चिल्ले का ये क्या है? चिल्ले का जाड़ा, यानी सर्दी। चिल्ले बोले तो बहुत ज्यादा सर्दी को बोलते, चिल्ले का जाड़ा है, यानी बहुत ज्यादा सर्दी का मौसम है। सुबह के 3 बज रहे हैं। ठीक है, चचा सर से पांव तक लहाफ ओढ़े हैं। उनके चचा क्या करे हुए हैं? पूरा सर से पैर तक लिहाफ ओढ़े हुए हैं। कमरे के खराटों से कमरा गूंज रहा है, यानी चचा के खराटों से कमरा गूंज रहा है। बाएं हाथ का दरवाजा कोई धड़ धड़ पीट रहा है। जवाब ना मिलने पर फिर पीटता है। क्या बोले? खटका मारते चले जा रहे, कोई भी आवाज नहीं दे रहे, क्योंकि बहुत सर्दी के दिन है। यहाँ पे चचा लिहाफ से हाथ निकालकर लैंप जलाते हैं, फिर निहायत एहतियात से मुंह लिहाफ से निकालते हैं। घड़ी वक्त देखकर लाहौल वाला कुव्वता कौन हो जी, जोरदार दस्तक, दम लोगे भी या पीटते ही चले जाओगे? यानी जो आदमी आया उनको बोल रहे नो
کیا دروازہ اتنی زور زور سے مارنے کی کیا ضرورت ہے, تھوڑا صبر بھی کر سکتے بول کے وہ آنے والوں کو بول رہے کیا بول رہے, خاموش بھی بیٹھو گے یا مارتے ہی چلے جاؤ گے بول کے انہوں آنے والوں کو غصہ کر رہے. اب اس کے بعد میں کیا کرتے, پیٹتے ہی جاؤ گے. کواڑ لحاف میں سے نکلتے ہیں. اب پھر کیا کرے چچا, لحاف میں سے نکلے, کنٹوپ پہنتے ہیں, یہاں کان ٹوپی, کنٹوپ پہنتے ہیں, رضائی اوڑھتے ہیں اور سوسو کرتے ہوئے بائیں ہاتھ سے دروازے کی طرف جاتے ہیں. یہ بھی کوئی وقت ہے بھلے آدمیوں کو جگانے کا. دروازہ کھول کر ابے باجی تو اس وقت کیا کر رہا ہے یہاں. جو آیا ملازم, تو اتنے رات کو کئی کو آیا بلکہ بورا. ملازم, خان صاحب کے پیٹ میں بہت درد ہے, انہوں نے تمہاری ربڑ کی تھیلی منگوائی ہے. یعنی ان کے ایک دوست رہتے خان صاحب, انہوں ربڑ کی تھیلی منگوائے ہیں. چچا بس کھا گئے ہوں گے رات دعوت میں اناپ شناپ. آخر کھانا کسی اور کا تھا, پیٹ تو اپنا تھا, خان صاحب کا اپنا تھا. جمائی لے کر کوئی یہ پوچھے کہ بھلا اناڑی کی سی توپ بھرنے کی کیا ضرورت تھی. آخر پٹھان جو ٹھہرے. پھر یہ کہ صبح 3 بجے پیٹ میں درد کر لیا. یعنی انہوں ربڑ کی تھیلی دیے تو سیدھا دینے کے بجائے انہوں کیا بول رہے, پوری کہانی سنا رہے ان کو, یہ وہ کھا لیے ہوں گے اسی لیے ان کے پیٹ میں درد ہوا بولتے. ملازم, خان صاحب کے پیٹ میں تو 2 بجے سے ہی درد ہے. کون بول رہا, وہ نوکر بول رہا. چچا لیجئے ذرا غور تو فرمائیے, شریف آدمی کچھ تو وقت کا لحاظ رکھا ہوتا. بے وقت کی راگنی اسی کو کہتے ہیں. ملازم, اجی کوئی یہ بھی اپنے بس کی بات ہے. چچا ملازم بول رہا, پیٹ میں درد بول کے آتا کیا, کبھی بھی ہو سکتا بول کے ملازم سمجھانے کی کوشش کرا. چچا تو پھر کیا یہ ہمارے بس کی بات ہے. خیراتی ہاسپٹل داخل کیوں نہ ہو گئے. یعنی کوئی ہاسپٹل میں چلے جانا تھا میرے پاس آنے کے بجائے بول رہے انہوں. کیوں نہ ہو گئے, یہ تو گھر ہے, کوئی شفا خانہ تو نہیں ہے کہ جس وقت جس کا جی چاہے چلا آئے. اور سوتوں کو بے آرام کیا اور ربڑ کی تھیلی طلب کر لی. ملازم, تو پھر یعنی دوست ہے بول کے بھیجے بول کے بولے, تو پھر کیا بولوں میں جا کے ان کو, خان صاحب کو پوچھ رہا ہوں. نوکر, چچا تو پھر کیا, اب آیا ہے تو لیتا ہی جا تھیلی. رک بول کے اس کو رکا دیے. ہم ابھی لائے دیتے ہیں. دیوار پر سے تھیلی اتار کر دیتے ہیں اور دروازہ بند کر لیتے ہیں. نامعقول انسان کنٹوپ اور رضائی اتار کر رکھ دیتے ہیں اور لحاف میں گھس جاتے ہیں. لیمپ بڑھا کر منہ لحاف سے ڈھانپ لیتے ہیں اور کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بار پھر اور کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. اتنا ہوتا انہوں پھر دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے. لحاف میں سے منہ نکال کر اب یہ کہلوایا ہوگا کہ انتقال فرما گئے ہیں. انوش بول لے رہے اپنے آپ میں, آخر تہز و کفن کا انتظام کر دو. مردود لیمپ جلاتے ہیں, جا کر دروازہ کھولتے ہیں تو خان صاحب کا نوکر تھیلی لے کر کھڑا ہے. کیا کرا وہ نوکر, پھر سے وہ تھیلی لے کے آ گیا. ملازم, خان صاحب نے کہا کہ یہ اپنے پاس انڈے دینے دیجئے, ہم بوتل سے کام چلا لیں گے. انہوں اتنے باتیں کر کے دیے تو نوکر جا کے کیا کرا, خان صاحب کو بول دیا. اور اب ہم سے پالش کی شیشی منگوا کر دیکھیے گا. یعنی انہوں دن میں کبھی پالش کی شیشی منگائے تھے تو وہ منگا کر دیکھیے گا بول کے انہوں وہ تھیلی واپس کر دیے. چچا تھیلی ہاتھ میں لیے دم خود کھڑے ہیں. ارے کمبخت, صبح پرائیویٹ بات جا کر خان صاحب سے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی. وہ تو ہم نے ایسے ہی بولا تھا, میں تمہار سے بولا تھا, تم جا کے خان صاحب کو کیوں بولے بول کے بول رہے ہوں. ملازم, اور خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے جب بیمار ہوں تو خیراتی ہاسپٹل میں چلے جائیے گا بول کے بولا کرتے. ملازم وہ بھی بول دیا. چچا ذرا ملاحظہ تو فرمائیے شرافت خان صاحب کی, بھلا نوکر کے ہاتھ اخلاق سے
ایسی گری ہوئی باتیں کہلوا بھیجنا کہاں کی انسانیت ہے. اور دروازہ بند کر لیتے ہیں. ربڑ کی تھیلی تخت پر پٹک دیتے ہیں اور آ کر پھر لیٹ جاتے ہیں جیسے ان کے باپ کی میراث مجھے ربڑ کی تھیلی بڑبڑا لے رہے اپنے آپ میں ربڑ کی تھیلی ملی ہی تھی. ہو نہ ہو. اور پھر مزاج تو دیکھو پٹھان کا کہ اپنے ہی پاس انڈے دینے دیجئے مرغی کے. دھمکی دیتا ہے کہ پالش منگا کر دیکھیے. اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. اب ان کو برداشت نہیں ہو رہا دوست کو وہ باتیں کر دیے تو جیسے شہر بھر میں یہی تو ایک موچی رہ گیا ہے. لیٹ کر لیمپ بڑھا دیتے ہیں. سونے کی کوشش کرتے ہیں. لحاف میں سے منہ نکال کر کمبخت اجالا ہی نہیں ہو جگتا کہ امامی چلم ہی بھر لاتا ہے. امامی ہے وہ چلم بھر لاتا ہے. بیٹھ جاتے ہیں. سارا گھر پڑا سو رہا ہے جیسے کمبختوں کو سانپ سونگھ گیا ہو. ان کو اکیلوں کو نیند نہیں آ رہی. پورا گھر سو رہا ہے. ٹھیک ہے. کھڑے ہو جاتے ہیں افلاطوں. اور آخر اس میں جھوٹ بھی کیا ہے کہ گھر میں کوئی خیراتی ہاسپٹل تو ہے نہیں کہ جس وقت جس کا جی چاہا سوتوں کو بے آرام کیا اور ربڑ کی تھیلی طلب کر لی. وہی باتوں کو بڑبڑا رہے ہوں. آخر کوئی چندے کی تھیلی ہے اور پھر یہ مزاج کے اپنے ہی پاس انڈے دینے دیجیے. وہ جو بولے نا خان صاحب وہی باتیں انہوں سوچتے رہتے اور پکار لیتے رہتے. دائیں ہاتھ کے دروازے سے باورچی خانے میں جاتے ہیں اور وہیں سے گھرداری کرنے چلی ہیں. اندر آتے ہیں. اتنی توفیق نہیں کہ سونے سے پہلے ببول میں لکڑی دبا کر رکھیں. چارپائی کے پاس آتے ہوئے اور ہر وقت کی ضد کرتی ہوں میں وہ کرتی ہوں یہ کرتی ہوں. یعنی اب کیا کرے وہ خان صاحب کے غصے کے بعد ان کی وائف کو غصہ کرنا شروع کر دیے. یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں میں کام سے مری جاتی ہوں. غصے میں آ کر حالت یہ ہے گھر میں پالش تک منگا کر رکھنے کا ہوش نہیں. ان کی بیوی کے اوپر اونٹ رہے. ایک بار انہوں ان کے پاس سے منگائے تھے نا تو اسی لیے بیوی کے اوپر انہوں پکار لیتے. ہوش نہیں. ضرورت ہو تو ہمسائیوں کے ہاں سے پالش منگایا جاتا ہے. چار پائی پر بیٹھ کر اور اس کم ظرف کو دیکھو کہ پالش کیا دے دی. حاتم کی گور پر لات مار دی. جو برابر پالش کی لے لی تو بدلے میں ربڑ کی تھیلی انہیں بخش دو. کمینہ کہیں گا. ان کو باتیں کرتے جا رہے خان صاحب کو یہ چچا ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اکیلے میں. اور بیوی صاحبہ کو دیکھیے کہ جنہیں اتنا خیال نہیں کہ چلم کے لیے تھوڑی سی آگ کا انتظام کر دیں اور بڑبڑاتے ہوئے کاغذ کے چٹھیاں رسی وغیرہ جمع کرتے ہیں. پھر باورچی خانے میں جا کر لوہے کی انگیٹھی لاتے ہیں. میز پر سے ماچس لے کر انگیٹھی میں آگ جلاتے ہیں. لیجیے اب تمباکو کی تلاش کیجیے. پھر باورچی خانے میں جا کر لپٹن چائے کا سائٹن زمین پر پٹک دیتے ہیں. کمبخت خالی پڑا ہے. تمباکو ہاتھ دھو لے. امامی بیچ کے دروازے سے غسل خانے میں جاتا ہے اور چچی بستر وغیرہ ٹھیک کرتی ہیں. پھر دائیں سے باہر چلی جاتی ہیں. چچی باہر سے منہ دھو چکا ہو تو ادھر باورچی خانے میں آ جاؤ. امامی ابھی آیا. غسل خانے میں سے منہ پوچھتا ہوا نکلتا ہے اور دائیں باہر جاتا ہے. چچا بائیں سے اندر آتے ہیں. چہرہ تمتمایا ہوا ہے. بڑبڑا رہے ہیں ربڑ کی تھیلی بخش دو یا اس کے باپ کے میراث ہے موچی کہیں گا. پھر کیا کر رہے انہوں خان صاحب کو
बातें कर रहे हैं, अपने आप में अकेले में बातें कर ले रहे हैं। उमामी कश्ती में चाय लेकर आता है, बीवी ने चाय भिजवाई है। चचा ने चा वापस कर दिया, देकर कह दिया कि इसे भी उठाकर ताक में रख दो। क्या बोल रहे हो? चाय भी ले जाके वो जो है ना उसमें रख दो, ताक में रख दो, यानी कोई अलमारी टाइप का है उसमें रख दो। उमामी चाय लेकर जाता है नौकरों के सामने, क्या हमसायों के सामने तक मुझे रुस्वा कर डाला, वरना इस पठान की ताकत थी कि पालिश का ताना दे जाता। आखिर कोई हद भी हो, बस अब हो चुकी है। हो चुकी है। अब इन्हें इधर उधर की दुनिया इधर उधर हो जाए, मगर वो इनकार किया। जब देखो नौकरों की तरफदारी, जिंदगी उजड़न कर डाली। आया था बड़ा ताक का बच्चा, ताक में पालिश की शीशी मंगाकर ना रखी गई। शीशी होती तो मैं क्यों मंगाता, इस चम्मार से पालिश मेरी अक्ल मारी गई थी। जो बराबर पालिश लेकर रबड़ की थैली इन्हें दे डालूं, बड़े आए कहीं के, वो चारा नहीं उनके जहन में से। ठीक है, ये ड्रामा है ना, सुने आ रहा ना गर्ल्स? हेलो गर्ल्स? जी हाँ मैम, सुने आप। Yes, खाली ma'am. सुन लेते चले जाइए, आपको इतना करना नहीं है। ये ड्रामा है ना, जैसा चाहे उन्होंने मिजाहिया ड्रामा है वो भी। तो अब उन्होंने क्या कर रहे हो, उनको खान साहब को बातें करते जा रहे, अकेले कर रहे हैं। हाँ, हालांकि उनके सामने कोई भी नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या कर रहे हैं, वो खान साहब को वो कैसा मंगाया, उतनी रात को थैली गर्म पानी की वो जो थैली होती वो कैसा मंगाया बोल के उन्होंने वो बोलते जा रहे। घर के सारे काम हो रहे, लेकिन उनके दिमाग में से वो बात जारी नहीं। दाएं हाथ के दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर झांकते हैं, फिर वापस लौटते हैं। हम नहीं पिएंगे चाय, उमामी को पिला दे। बाएं हाथ के दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। वधू छगन अंदर आते हैं। वो तवलिया हाथ में लिए हैं, गुसल खाने में चला जाता है। कौन? वधू। छटन लट्ठू से खेलता है, गुसल खाने का दरवाजा बंद है, पानी गिरने की आवाज आती है। छटन लट्टू छोड़कर जाता है और गुसल खाने का दरवाजा पीटता है। छटन जल्दी निकलो, हम भी नहाएंगे। दूसरा बच्चा। वधू अंदर से नहीं निकलते, नहा लेंगे तो निकलेंगे बोल के वो बोल रहे। छटन दरवाजा पीट कर निकलोगे कैसे, नहीं निकलना ही बोल के उन्होंने बोले। वधू जाओ, जाकर अम्मा से कह दो। छटन निकलो। वधू फिर दरवाजा पीटता है, फिर जाकर लट्टू से खेलने लगता है। चचा गुस्से में अंदर आते हैं और सीधे गुसल खाने के दरवाजे की तरफ जाते हैं। दरवाजा बंद है। चचा का सर इससे टकराता है। किससे? दरवाजे से टकराता है। वधू अंदर से नहीं आएगा तो छटन मैं मारूंगा, जाकर कह दो छटन से मुझे नहाने नहीं देता। छटन हंसी के मारे बेकरार हो जाता है। चचा सर सहलाते हैं, फिर छटन को हंसते हुए देखकर इसकी तरफ लपकते हैं। अब क्या करे, वो गुस्सा उनके दोस्त का, खान साहब का गुस्सा बच्चों पे घर पे निकाल रहे होंगे। चची दाएं से अंदर आती है। छटन दौड़कर चची से लिपट जाता है। चचा बेबस होकर लौटते हैं और छटन दाएं को चले जाते हैं। गुसल खाने का दरवाजा पीट कर निकल बाहर बोल रहे उनको। अंदर से नहा तो लूं, नहीं अभी निकल, साबुन तो उतार लूं, कह दिया जो कि अभी निकल, जैसा है वैसा ही निकल जा बोल रहे वो बच्चे को। ठीक है, अब्बा साबुन लगा है, आता है बाहर, या बता दूं मैं ये साबुन है तो हुआ करे, कैसा है वैसा ही निकल जाओ बोल के बोल रहे वो बच्चे को। वधू साबुन मुंह और जिस्म पर मले धड़ से तवलिए लपेटते हुए अंदर आता है। वो क्या करा बच्चा, अंदर से वैसे ही निकल गया। पाजी कहीं का।
निकल ही नहीं चुकता था, यानी निकल रहा ही नहीं था। अबे कहा तो था हमने जैसा है वैसा ही निकल, जैसा है वैसा ही आ जाइए। चला जाता है, एक चांटा रसीद करते हैं, यानी उसको क्या कर दिया, गुस्से के मारे, वो दोस्त का गुस्से के मारे बच्चे के सर पे एक थप्पड़ मार दिए। रोता है, साबुन घुस गया आंखों में, रोता है। फौरन गुसल खाने में घुस जाते हैं और अंदर से चटखनी चढ़ा लेते हैं। वदूद दरवाजे पर खड़ा रो रहा है तो तू नहीं चुप होगा। वधु रोता है, देखकर मैं कहता हूँ सरक जा यहाँ से, नहीं अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं दरवाजा खोलकर इतने लगाऊंगा कि अम्मा रबड़ की थैली से सेंक करती फिरेंगी। चची दाएं से अंदर आती है, क्या हुआ लाल, क्यों रो रहा है, आजा तो मेरे पास आजा। वधु रोकर, अब्बा नहाने नहीं देते, गुसल खाने में से निकाल दिया। देखो तो अम्मा, सारे पिंडे पर साबुन लगा है। यहाँ पर लाइट चली गई। चची हद करते हैं, बाज दफा तो बच्चों की सी बातें करने लगते हैं और आज सुबह तो ना जाने क्या आफत आ रही है। मालूम होता है कि किसी से लड़कर आए हैं। चलो मैं तुझे नहला दूं, फिर कोई और काम करूंगी। चची वधु को लेकर दाएं को जा रही हैं। चचा गुसल खाने का दरवाजा खोल कर देखते हैं, फिर बंद कर लेते हैं। वधु चची लौट कर आते हैं। चची गुसल खाने के दरवाजे के बाहर खड़े होकर छटन के, अब्बा दूसरा तवालिया ला दो। तवालिया तो बच्चा बांध कर चला गया है। पानी गिरने की आवाज वहां पर आ रही। चची वधु से चल कर, तो तू चल, नहीं लेते तो तवालिया ना ले। दोनों चले जाते हैं वहां से। चचा दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। गीला कुर्ता पायजामा पहन रखा है। हो ना हो बाएं दरवाजे से बाहर चले जाते हैं, फिर फौरी अंदर आते हैं जैसे कुछ ढूंढ रहे हैं। हो गुसल खाने में जाते हैं, फिर अंदर आते हैं। ना जाने कहाँ चली गई ताख में तलाश करते हैं। ताख सब चीजें, ताख यानी देखते जा रहे हर चीज। बदमाश पालिश की शीशी मंगवा कर देखिएगा, बस यही तो खरीद सकता है पालिश, और तो सब खलांच है। एकदम से 6 शीशियां खरीद के लाऊंगा। अब इन्हों बोले रहे अपने आप में, और सबको पाजी हराम और तंबाकू उठाकर ताक में रख गया, मगर इस पठान के हाथों जलील करवा दिया। उकड़ू बैठ कर नेमत खाने के नीचे देखते हैं। लाहौल वाला कुआता, गई तो कहाँ गई, तकिए के नीचे देखते हैं। आखिर पर तो नहीं है, लग गए हैं इसे। आखिर क्या है ये देखिए, आखिर पर तो नहीं लग गए हैं इसे, वो शीशी को बोल रहे उन्होंने। तख्त पर रखे हुए कपड़ों को टटोल कर देखते हैं, यहाँ भी नहीं। चारों तरफ घूम कर इस घर में हर चीज गायब हो जाती है, और मिलती ही नहीं। भला इनसे कोई पूछे कि अगर पालिश की शीशी मंगवा कर रख लेते तो क्या हर्ज था। फिर तलाश में लग जाते हैं। तख्त पर मैले कपड़े उठाकर एक एक करके झाड़ते हैं। कमबख्त सुई भी हो तो अलग होकर गिर पड़ती है। लाहौल वाला कुआता, फिर पड़ते हैं। लोटों के नीचे देखते हैं, और समझ में नहीं आता कि कहाँ हो सकती है। दाढ़ी खुजाते हैं। अच्छा सुबह से शुरू करूं। सुबह खान साहब अपने पास अंडे देने दीजिए। बदमाश ऐसा बोला था बोल के उन्होंने, वो एक बात के वास्ते पूरे पागल हो जा रहे, पूरे लोगों से लड़ रहे वो दोस्त की वजह से।
رات کے 3 بجے پیٹ میں درد کر لیا، تکلیف دہ انسان. اور یہ نہیں کہ صبح تک انتظار کر لیں. نہیں، لاٹ صاحب کے بچے رات کے 3 بجے جگوائیں گے شریف آدمیوں کو. اور اسے دیکھو کہ صبح صبح جا کر پرائیویٹ بات خان صاحب سے کہہ دی. کمینہ، کم ظرف، وہ نوکر کو گالیاں دے رہے ہیں. بھلا یہ بھی ان سے کہنے کی تھی. پھر بستہ ٹٹولتے ہیں، یعنی حد ہو گئی. ارے اور کیا ہے وہ، ارے اور رک جاتے. بندہ نامعقول گدھا خوب یاد آیا. صبح باورچی خانے میں گیا تھا انگیٹھی لینے، شاید وہیں رکھ دی ہوں گی. باورچی خانے میں بھاگتے ہیں. دیکھی بیگم صاحبہ کی حرکت ایسی چپ چاپ اور انجان بنی بیٹھی ہیں. ان کا غصہ گھر میں نکال رہے، گویا کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہو. نہ ہو اس طرف نظر ہی نہیں اٹھاتی. چہرے پر کیا پارسائی، شہید پر برس پڑ رہا ہے، یعنی دوسرے لوگوں پہ بولتے چلے جا رہے. چٹکی بجا کر اب آیا کچھ سمجھ میں. بھٹیارا ہے، نماز تو ضرور پڑھتا ہے. دغا بازی انہوں نے چھپا رکھی ہے. تبھی تو بے نیازی کی یہ عالم ہے. خیال ہوگا کہ آخر ہار جھک مار کر مانگنے آئے گا. پھر جھانکتے ہیں. اب اس طرف دیکھتا ہے. پھر پہلے ہی جانتا تھا کہ چپکے چپکے میری پریشانیوں کا تماشا دیکھ رہی ہیں. اس بچپن کی بھلا کوئی حد بھی ہے. میں نے بھی بیگم صاحبہ کا پاندان غائب نہ کیا ہوتا. کہنا موا اندر آتا ہے. کیوں بے سود بیوی کیا کر رہی ہے؟ یعنی دیکھو ان کا غصہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ابھی تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موا ہنڈیا بگار رہی ہیں. چلا جاتا ہے بائیں ہاتھ کے دروازے سے. تھوڑا سا ہے وہی ختم کر دیں گے. چچا ٹہلتے ہیں کہ بےہودہ مذاق ہے. اور اگر میں ان کی اوڑھنی کو دیا سلائی دکھا دوں جب ہیلو ماں کون ہے یہ؟ جاتے آتے مت رہو ماں، ڈسٹرب ہو رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے ایک بار آ گئے تو کلاس میں ہی رہو، کیونکہ نا یہاں پر نیٹ کا بھی پرابلم ہے. لائٹ بھی آ رہی جا رہی ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا؟ پھر اندر باہر مت ہو. اوکے نا؟ ان کو بول دو ماں جو بھی وہ باہر جا رہے آ رہے. سمین فاطمہ بار باہر مت نکلو بولو. پھر آنے کے یہاں پر پہلے لائٹ نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اور بھی چلے پرابلم گئی تھی ہے. میم اس لیے. اچھا وہ یہاں پر دکھ رہا بھی بالکل سلو، روشنی بھی نہیں ہے. تھوڑا پرابلم ہو رہا میرے کو. خالی سن لو آج کل میں خلاصہ سمجھاتی ہوں. کچھ اتنا لکھنا نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے میم. اوکے میم. تو اب دیکھیے خالی وہ قصہ اتنا تھوڑا سا ہے، لیکن وہ چچا کیا ہے پاگلوں کی سی حرکت کر رہے. ان کے دوست کے اوپر بہت غصے میں ہے. میں اس کو بالکل چھوٹا کر کے آپ لوگوں کو بولتی ہوں کیسا لکھنا. چچا ٹہلتے ہیں کیا بےہودہ مذاق ہے. اور اگر میں ان کی اوڑھنی کو دیا سلائی میں دکھا دوں جب بیوی کے اوپر آ گئے. اب بنو اندر آتی ہے. ہنڈیاں کیا ہے وہ ہنڈیاں کلیا کا سامان لیے ہوئے ہیں.
हैंडकलिया का सामान लिए हुए हैं। अब्बा मियाँ गुड़ के चावल खाओगे? चचा इधर तो आ बनू, एक काम कीजिए, एक काम करो, हमारी ऐनक खो गई है, बावर्ची खाने में रखी थी, ढूंढ कर ला दे। उन्होंने उनकी बेटी को बोले। बनू कौन सी ऐनक? उनकी बेटी पूछ रही कौन सी ऐनक? चाचा अहमक कहीं की, जो ऐनक हम लगाते हैं, और कौन सी? मगर देख तेरी माँ को ना मालूम होने पाए। बनू मुस्कुराकर अपनी ऐनक लगा तो रखी है आपने, यानी उनके ऊपर लगी हुई है, वो दोस्त की गड़बड़ में उनको नजर नहीं आ रही, वो गुस्से में है ना उन्होंने। तो बन्नू क्या कर रही है, एकदम हंस रही उनको देख के, बोल रही अपनी ऐनक तो आप लगा रखी है ना आपने। चाचा चौंक कर हाथ आंखों की तरफ बढ़ाते हैं, हाँ बढ़ाते हैं, उतारते हैं, हाथ में लेकर घुमाते हैं, सोचते हैं फिर बन्नू की तरफ देखकर, ये यही थी, कब लगाई थी हमने? उन्हें बोल ले रहे। बन्नू जोर से खा लगाती है, अम्मा अम्मा, हम तो अम्मा को सुनाएंगे, भागने लगती है। अब क्या करे, ये ऐसा मजाक उन्होंने ऐनक लगा लेके है बोल के उनकी अम्मी को बोलने के लिए भाग रही हो बच्ची, बाबा बाबा ऐसे बातें कर रहे बोल के चाचा उनके। चाचा लपक कर इसे पकड़ लेते हैं। क्या हुआ, कहाँ चली? गुलाब जामुन खाएगी? यानी वो बच्ची को अम्मा को नहीं बोलना बोल के गुलाब जामुन खाएगी। अरे वो बात हमने तो मजाक में कही थी, पागल कहीं की, इसमें अम्मा को सुनाने की क्या बात है? दीवानी हुई है। क्या लाएं तेरे लिए बाजार से? बन्नू भागने की कोशिश करती है, अम्मा अम्मा पुकार रही वो बोलने के लिए। चाचा थप्पड़ मारूंगा मैं। बन्नू अम्मा अम्मा। चाचा बदतमीज। हाँ बन्नू को धक्का देते हैं और गिड़गिड़ा कर रोने लगती है बन्नू। चाचा जल्दी से बाएं हाथ के दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। चाची बावर्ची खाने से, बन्नू बन्नू ओ बन्नू क्यों रो रही है, क्या कर रही है, क्या हुआ बोल के पूछ रहे हो। ठीक है, बच्ची दाएं से आती है, बन्नू को उठाकर प्यार करती है। क्यों रो रही है, सुबह सुबह किसने मारा? बन्नू अब्बा रो कर अब्बा। चची कोई शरारत की होगी तूने? बन्नू नाक पूछते हुए, नहीं अब्बा की ऐनक। चाचा बाएं से अंदर आते हैं, बड़ी सी टोकरी मिठाई के हाथ में लिए हैं। अबे वो छटन लल्लू, चलो आओ हम तुम्हारे लिए मिठाई लाए हैं, ले लो बन्नू बेटा, तू भी ले ले। हाँ सबको मिठाई तकसीम करते हैं। चाची बावर्ची खाने में चली जाती हैं। वधू तू और एक हिस्सा ले ले, और बन्नू तू भी ले ले, यानी वो बच्ची को बोलने नहीं दे रहे वो ऐनक का हिस्सा। कागज पर मिठाई रखकर, ले ले बन्नू, ये बीवी को दिया। हाँ बिंदु मिठाई को लेकर दाएं को जाता है, सब बच्चे मिठाई खाते हैं। चाचा फुटलाइट के करीब आकर उमामी इधर इधर उधर इधर तो आ यार, ये लोग तो एक एक आना, और अगर काम करो तो चवन्नी इनाम देकर खान साहब टक्कर की दुकान में हजाम के यहाँ बैठे हैं, खत बनवा रहे हैं, यानी हजाम की दुकान पे दाढ़ी बना रहे हैं। बाइसाइकिल इनका दोनों कान के बाहर रखा है। चुपके से जाकर इनकी बाइसाइकिल में पंचर कर दीजिए। बड़े आए पालिश की शीशी वाले, यानी उनका बदला उन्होंने कैसा लिए, खान साहब की साइकिल पंचर कर दिए। ठीक है, यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे, कल इसका खुलासा छोटा करके मैं आप लोगों को बोल देती हूँ। ठीक है, हेलो गर्ल्स। तो जी अपन मैम। यहाँ पर इसको कल अपन क्या करेंगे, शॉर्ट करके खुलासा बोल देती हूँ मैं इसका। अभी तो आज टाइम हो गया ना। ओके जी मैम। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज माँ, अल्लाह हाफिज।
सुमैया है यहाँ? सुमैया सुमैया कहाँ है? हो गई ना आंटी? हो गई मगर तुम आना नहीं, पूरा वक्त इधर ही बैठ जा रहे तो देखी मैं। अच्छा इधर मैम आप क्लास एंड नहीं करे। Aisha Karim, are you there? अपना अपन सेपरेट ग्रुप बना लेंगे उर्दू का, क्योंकि उसमें मैम को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है? ओके ओके ठीक है। हाँ ठीक है।